तो चुनाव, हम और आप अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ रैलियों, बड़े बड़े भाषणों और पोस्टरों का खेल है, राइट? लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एकदम पक्का गणित काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी गणित को डिकोड करने वाले हैं। हम असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों और एग्जिट पोल्स की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे डेमोग्राफी, महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी और एकदम ग्राउंड लेवल के मुद्दे वो छुपा हुआ पॉलिटिकल समीकरण बनाते हैं जो अक्सर हमें टीवी स्क्रीन पर नजर ही नहीं आता। यकीन मानिए, इस गणित को समझे बिना किसी भी चुनाव की असली तस्वीर देखना नामुमकिन है। अब सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहां चुनाव पूर्वानुमान लगाने वाले जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, उनके सामने एक बहुत ही अजीब दुविधा खड़ी हो गई। जरा सोचिए, एक पूरे राज्य के करीब 60 से 70% मतदाताओं ने सर्वे करने वालों से बात करने से ही साफ मना कर दिया। मतलब एकदम चुप्पी। पोलस्टर्स के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब वोटर एकदम खामोश हो जाए, अपनी राय बताने से कतराने लगे, तो अब ग्राउंड का मूड कैसे भांपेंगे? ये रहस्यमयी चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। ये जो 60 से 70% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक साफ इशारा है उस गहरे डर, राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता के माहौल की तरफ, जिसने इतने सारे लोगों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। होता क्या है कि जब माहौल बहुत ज्यादा बटा हुआ या पोलराइज्ड होता है, तो लोग अपनी पसंद बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यार, अगर मैंने कुछ कह दिया तो बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। और इसी डर की वजह से एक नॉर्मल सर्वे करना या एग्जिट पोल का सही डेटा निकालना लिटरली एक नामुमकिन काम बन जाता है। डेटा ही नहीं मिलेगा तो सारे अनुमान तो हवा में तीर चलाने जैसे हो गए ना। चलिए, अब तमिलनाडु की डेमोग्राफी और इस बदलती हुई राजनीति पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु का गणित समझना है तो हमें इस बहुत ही दिलचस्प आंकड़े को देखना होगा। 42% युवाओं का वोटिंग ब्लॉक। ये 18 से 39 साल के जो युवा हैं, इनकी सोच पिछले 50 सालों से चली आ रही पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है। इन्हें ऐतिहासिक विचारधाराओं या भाषा के पुराने आंदोलनों से ज्यादा मतलब नहीं है। इनके लिए बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे रोजमर्रा के मुद्दे सबसे ऊपर हैं। ये युवा अब सीधा सीधा बदलाव मांग रहे हैं। वो पुराने दांव पेंचों में नहीं उलझना चाहते, बल्कि अपने भविष्य के लिए एकदम सॉलिड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट हुआ है। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में पुरुषों के मुकाबले 17 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला? 17 लाख! ये नंबर इतना बड़ा है कि ये किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह पलट कर रख सकता है। कई छोटी पार्टियों का तो टोटल वोट शेयर भी इतना नहीं होता। जब इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं बाहर आकर वोट करती हैं, तो एक बात तो साफ है कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति बदलकर महिलाओं के मुद्दों पर फोकस करना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो पुराने गणित को एकदम से ध्वस्त कर देता है। और यहीं पर नई और स्थापित पार्टियों के बीच की ये जनसांख्यिकीय टक्कर एकदम खुलकर सामने आती है। थलापति विजय की जो नई पार्टी है टीवीके, उसकी धमाकेदार एंट्री सीधे तौर पर इन्हीं असंतुष्ट युवाओं और महिला वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो दशकों पुरानी स्थापित द्रविडियन पार्टियां हैं, उनका बेस आज भी मुख्य रूप से 40 पार के पुरुष मतदाताओं पर ही टिका हुआ नजर आता है। तो अब ये मुकाबला सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा का नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से पीढ़ियों का और जेंडर का एक सीधा टकराव बन चुका है, जहां युवा और महिलाएं एक नया अध्याय लिखने को तैयार हैं। अब रुक करते हैं असम के राजनीतिक गणित और विपक्ष के बिखराव की तरफ। डेमोग्राफी से आगे बढ़कर अगर हम असम के एकदम सॉलिड राजनीतिक अंकों और कैलकुलेशंस को देखें, तो कहानी कुछ और ही है। असम में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा विपक्ष का पूरी तरह से बिखर जाना। कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय दलों जैसे बीपीएफ और एआईयूडीएफ के साथ जो पहले एक मजबूत गठबंधन था, वो टूट चुका है। और देखिए, जब विपक्ष इस तरह अलग अलग टुकड़ों में बंटकर चुनाव लड़ता है, तो जो सत्ता विरोधी वोट होता है, वो भी आपस में बढ़ जाता है। इस गणित का सीधा मतलब यह है कि विपक्ष की इस आपसी टूट का सबसे बड़ा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिल जाता है, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। गठबंधनों के टूटने के अलावा एक और चीज जिसने पूरा गेम बदल दिया, वो है परिसीमन यानी डीलिमिटेशन। चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को जब दोबारा खींचा गया, तो मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 35 से घटकर सीधे 24 पर आ गई। एक्सपर्ट्स का साफ अनुमान है कि सिर्फ इस नई सीमा रेखा के बनने और सीटों के इस पुनर्गठन की वजह से ही सत्ताधारी पार्टी को करीब 15 से 16 सीटों का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाव की तारीखें आने से बहुत पहले ही चुनावी गणित अपनी पूरी बिसात बिछा चुका होता है। चलिए वापस चलते हैं बंगाल के खामोश वोटर्स और उनके रहस्यमयी चुप्पी की तरफ। पश्चिम बंगाल के उस शुरुआती रहस्य पर वापस आते हैं जिसने सारे विश्लेषकों का सिर चकरा दिया था। वहां ग्राउंड रियलिटी ना बहुत ही ज्यादा विरोधाभासी है।
मतलब एक तरफ तो आप देखेंगे कि राज्य के कुछ हिस्सों में 92% का भारी मतदान दर्ज किया जा रहा है, 92%। ये तो एक बहुत ही हेल्दी और वाइब्रेंट लोकतंत्र की निशानी लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त डायमंड हार्बर मॉडल जैसी बातें भी सामने आती हैं, जहां डराने, धमकाने, वोटर आईडी कार्ड छीनने और लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने से रोकने के बहुत ही गंभीर आरोप लगते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही राज्य की राजनीति को देश में सबसे ज्यादा अस्थिर और जटिल बनाता है। अब इस अत्यधिक डराने धमकाने और पोलराइज्ड माहौल में वोटर्स ने खुद को बचाने का एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल तरीका निकाल लिया। उन्होंने एक लोकल मंत्र ही अपना लिया, चुपचाप फूले छाप, जिसका सीधा सा मतलब है एकदम शांत रहो, कोई शोर मत मचाओ और चुपचाप जाकर अपने पसंदीदा फूल के निशान पर बटन दबा दो। तो ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये दरअसल उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब भारी दबाव होता है तो आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए कैसे अपने असली इरादों को, चाहे वो मीडिया हो, पोलस्टर्स हो या नेता, सबसे एकदम छिपा के रखती है। और अब बात करते हैं महिलाओं की ताकत की, जो असल में अंतिम किंग मेकर हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इन तीनों राज्यों की पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो एक कॉमन धागा इन सबको बहुत मजबूती से आपस में जोड़ता है। चाहे वो असम में महिलाओं को सीधे फायदा पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाएं हों, या तमिलनाडु में महिलाओं के वोटिंग में वो 17 लाख का ऐतिहासिक उछाल हो, या फिर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद सुरक्षा और सम्मान को लेकर उठी गहरी चिंताएं हों, हर जगह एक बात बिल्कुल साफ है, महिला मतदाता अब हाशिए पर नहीं है। वो इस पूरे राजनीतिक समीकरण की सबसे पावरफुल और अंतिम किंग मेकर बन चुकी हैं। राज्य के मुद्दे भले ही अलग हों, लेकिन ये जो जेंडर डायनामिक्स है ना, यही अब हर चुनाव की फाइनल दिशा तय कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से आखिर में क्या बात निकलकर सामने आती है? यही कि एक डरा हुआ मतदाता भले ही खामोश रहे, कुछ ना बोले, लेकिन वोटिंग मशीन पर जो उसका फाइनल जनादेश होता है ना, वो हमेशा गगनभेदी और एकदम लाउड एंड क्लियर होता है। डेमोग्राफी, राजनीतिक गणित और खामोशी के इस पूरे चक्रव्यूह में जब जनता कुछ तय कर लेती है तो वो या तो बचाने के लिए आंधी लाती है या फिर सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि अगली बार जब ये राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने एग्जिट पोल और आंकड़े लेकर आएंगे तो क्या वो सच में उस खामोशी के पीछे छिपे तूफान को पढ़ पाएंगे? सोचने वाली बात है ना?